Good morning everyone. Today we will discuss about the water pollutions. And now water is a most important natural resource and it is cover nearly one 3/4 of the earth's surface in the form of the snow, mountain as a solid, and in liquid form river, lake, spring and oceans. Water is a very essential for life, and without water there would be no life, and it is essential for everything. Okay, the significant role in industry, agriculture and civilizations. सिंपल जैसे मैं आपको बता रहा कि वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, इसमें से क्वालिटी ऑफ वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट है. जो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, इंडस्ट्रियल पर्पस वाटर क्वालिटी एंड एग्रीकल्चर, इसमें डिफरेंट है. तो सबसे पहले हम इसमें से देख रहे हैं कि वाटर तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो इसमें वाटर का पोल्यूशंस ऑल्सो अफेक्टेड द ऑल थिंग्स ऑफ दिस रिलेटेड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, तो जैसे हमको पता है कि वाटर पोल्यूशन एक्चुअली क्या है. इट इज ए अनडिजरेबल चेंजेस और इट इज ए फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी कंटामिनेटेड विथ फॉरेन पार्टिकल्स. मतलब ऐसी अनवांटेड मटेरियल है जो वाटर बॉडी के जो नेचुरल कंटेंट्स है उसको डिस्टर्ब करना, उसी को बोला जाता है वाटर पोल्यूशंस. ओके, तो इसमें से हम देखते हैं वाटर पोल्यूशन मेनली सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है. तो इनमें से मेनली अगर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन तो टू वे में इसको क्लासीफाई करेंगे. एक नेचुरल, तो नेचुरल जो सोर्सेस रहेंगे, नेचुरल सोर्सेस, तो इनमें से नेचुरल सोर्सेस में एक दो आएगा जो वाटर बॉडी को ये करेंगे, वो है वोल्केनिक इरप्शन. तो इतनी ज्यादा इसमें से इफेक्ट नहीं होता वोल्केनिक इरप्शंस, और उनमें से कुछ अनवांटेड जो गैसेस है, पार्टिकल्स है, उसको वाटर बॉडी को अफेक्ट करेगा. दूसरा जो नेचुरल प्रोसेस में कुछ बायोलॉजिकल इफेक्ट है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट है नेचुरल में जो अनवांटेड ग्रोथ होने की वजह से वाटर बॉडी के सीओडी एंड बीओडी को अफेक्ट करता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. और उसके बाद नेचुरल सोर्सेस में जो अनवांटेड अर्थक्वेक की वजह से होता है. ठीक है, अर्थक्वेक होगा. उसके बाद नेचुरल फेनोमेना, डायरेक्ट उसको नेचुरल फेनोमेना में उसमें से कंसिडर कर सकते हैं. नॉन ओके, नेचुरल फेनोमेना में से जो भी एक्टिविटी उसमें से होगा, और उसमें से सबसे इसका अगर हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 5% to 7% इसका कंट्रीब्यूशन होता है. लेकिन बाकी जिसमें 93 से लेकर 95% कंट्रीब्यूशन वो है मैन मेड, जिसको हम आर्टिफिशियल बोलेंगे मैन मेड. ओके, तो मैन मेड में सबसे पहले इनमें से नंबर ऑफ है. तो इनमें से अगर देखेंगे तो इंडस्ट्रियल सोर्सेस, जो मेन सोर्सेस कौन सा रहेगा, इंडस्ट्रियल सोर्स. तो इंडस्ट्रियल सोर्स में सारे आ जाएगा. उसमें से थर्मल पावर प्लांट. उसके बाद यहाँ पे जो पेपर मिल से बहुत सारी चीज, उसमें से ब्लीचिंग प्रोसेस से पेपर उसमें से निकलेंगे. टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो ऐसे नंबर ऑफ पेंट इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, ये सारे इंडस्ट्री में नंबर ऑफ केमिकल्स ये ड्रेन आउट किया जाता है रिवर में या ओशंस में. गंगा पोल्यूशन इसमें से मेन एक मेजर है. सेकंड इसमें से हम देखेंगे तो इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट न्यूट्रिएंट ऐड किया जाता है एग्रीकल्चर, प्लांट न्यूट्रिएंट. तो प्लांट न्यूट्रिएंट भी एक मेजर इसमें से आ जाएगा. तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से ये सारे. तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हम क्या क्या ऐड करते हैं, पेस्टिसाइड, फिर वीडीसाइड्स, उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर. केमिकल एक्सेस यूज होगा, एक्सेस यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर. ओके, तो इस तरह से बहुत सारे प्रैक्टिस है जैसे प्लांट न्यूट्रिएंट के हम यूज करते हैं. ओके, थर्ड में इसमें हम देखते हैं
जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है ये मेनली हमारा जो रेडियो एक्टिव प्लांट्स, जैसे हम क्या बोलेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट इससे फॉर्म होता है। और कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे मेडिसिनल करके हम उसको यूज करते हैं, उससे माइनिंग से भी होगा, ऐसे माइनिंग की वजह से भी बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल अर्थ पे, ये माइनिंग की वजह से आ जाएगा, अर्थ पे इसमें से आ जाता है। इंडस्ट्रियल कुछ प्रोसेस में भी रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज होता है। मेडिसिन कुछ मेडिसिनल जैसे इसमें एक्सरे, उसमें जो कंटेन कैडमियम कोबाल्ट यूज किया जाता है। उसके बाद सिटी स्कैन, उसमें से कुछ सॉल्ट एंड मिनरल्स एंड लिक्विड्स एंड जेल के फॉर्म यूज किया जाता है। उसके वजह से भी ये रेडियो एक्टिव वेस्ट भी इसमें से जो वाटर बॉडी में जाता है, वाटर बॉडी को क्या करता है, उसमें से पोल्यूटेड करते हैं। और इसमें से एक मेन सोर्स दूसरा है हीट। जैसे बहुत सारे जो हीट्स में से सबसे ज्यादा मेटल एक्सट्रैक्शंस के प्रोसेस में होता है। मेटल एक्सट्रैक्शंस, कोई भी मेटल, इस मेटल में आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ऐसे नंबर ऑफ इटीसी, ये जब मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो हॉट कंडीशन में इसको कुछ उसको कूल करने के लिए उसमें से डायरेक्ट वाटर बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। तो बॉडी काफी ज्यादा वो वाटर बॉडी क्या हो जाता है, हीट हो जाएगा और वे पोल्यूटेड होते हैं। ओके, उसके बाद ये है सारे। तो कुछ इसके अलावा जो उसमें से नेक्स्ट आएगा, इसमें से 5th नंबर, वो है डोमेस्टिक सीवेज। शहर में ये प्रॉब्लम ज्यादातर बड़े जो शहर है, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, इस तरह तो ज्यादातर डोमेस्टिक वेस्ट हमारे कौन सा अर्बन एरिया में ज्यादा इसमें से फेस करते हैं। तो इनमें से जो हमारे इसमें से पैथोजन बॉडी से, डोमेस्टिक वेस्ट में पैथोजेंस, डिटर्जेंट, सोप, उसके बाद इनमें से रिलेटेड जितने भी है सारे चीज नालियों के थ्रू से कहाँ पे चला जाएगा, हमारे वाटर बॉडी में। तो इस तरह से कोलिया, कुछ इसमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन, फेसिलिस, इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें से जाएगा। तो इंडस्ट्री में अलग अलग इसमें से इंडस्ट्रियल सोर्स है, इसमें मैं हमने बताया जैसे मेटल, उसमें से इंडस्ट्रियल प्रोसेस में मेटल है। एक हैवी मेटल, जो हैवी मेटल रहता है उसका एक्सट्रैक्शन से भी हो जाएगा। डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और इसमें से 5th नंबर 6 नंबर आएगा, वो आएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कौन कौन से आता है, इनमें से सारे, डीजल आ जाएगा, ठीक है, डीजल आ जाएगा। डीजल के बाद इसमें से पेट्रोल आ जाएगा, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, एलपीजी गैसेस, ये सारे उसके जो बर्निंग पार्टिकल्स है, उसको जब क्रैकिंग प्रोसेस से एक्सट्रैक्शन किया जाता है तभी उसमें से कुछ मटेरियल वाटर बॉडी में एमिट किया जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट इनमें से जो रहेगा पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनिल्स। इसके आगे है पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनिल्स। जो बायोफिनिल्स रहते हैं, जैसे इसमें डीडीसी भी इसमें से आता है, डीडीटी, इनमें से अगर बोलेंगे डीडीटी, इसका फुल फॉर्म का डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन, ये भी क्या करता है, वाटर बॉडी स्प्रे के लिए यूज करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉस्किटो कंट्रोल के लिए। एसिड रेन, इसके बाद इनमें से बोलेंगे कि एसिड रेन की वजह से भी क्या होता है, ये हमारे बॉडी पूरा कॉन्टेमिनेटेड होगा। ये सारे सोर्सेस है, और इसमें मैन मेड सोर्स और नेचुरल। तो मैन मेड सोर्स मेन है, जो 97% में बोलूंगा कि 97%, 93 to 97% इस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा वाटर पोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट, वाटर क्वालिटी एंड पैरामीटर इंटरनेशनल, कि उसमें से कितने अमाउंट्स में होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसा होनी चाहिए, उससे किससे किससे क्या फ्री होनी चाहिए, दिस इज वाटर क्वालिटी। नेक्स्ट, वाटर क्वालिटी, इसमें से ड्रिंकिंग पर्पस के वाटर क्वालिटी के लिए मेनली पहला पॉइंट, इसमें कलरलेस होनी चाहिए, कलर नहीं होनी चाहिए। और इसे कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। और उनमें से कुछ ऐसा है कि अनप्लेसेंट टेस्ट भी नहीं आनी चाहिए, जो अनवांटेड जो टेस्ट रहता है कि अजीब उसमें से हमको महसूस हो, इसलिए हम उसको बोलेंगे कि अनप्लेसेंट टेस्ट नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी कंटेन अनप्लेसेंट टेस्ट, या सिंपल अगर बोलेंगे कि प्लेसेंट टेस्ट हो, इज ए प्लेसेंट एंड टेस्ट
ओके। और इसमें टर्बिडिटी भी बहुत ही कम होनी चाहिए। टर्बिडिटी मतलब यहाँ पे एक ऐसा रहता है, क्लियर होनी चाहिए, वाटर क्लियर होनी चाहिए एंड टर्बिडिटी लेस होनी चाहिए। जो डिसॉल्व सॉलिड उनमें से प्रेजेंट रहता है टर्बिडिटी लेस, इसमें डिसॉल्व सॉलिड बहुत ही कम होनी चाहिए, शुड बी लेस, और इसका लिमिट होनी चाहिए 10 ppm पार्ट्स पर मिलियंस। उसके बाद इसमें वाटर क्वालिटी में मैंने अगर हम देखेंगे इसकी पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर क्वालिटी में। इसमें एक रेंज में रखा गया है, इसमें मैक्सिमम रेंज 5.5 टू और 9.5 ये रेंज है। तो एक्चुअल में ये बेटर रहेगा 6.5 से लेकर ज्यादा से ज्यादा 7.5 इज ए बेटर रेंज। इट इज ए अनडिजरेबल, या हम क्या बोल सकते हैं कि इसके बिटवीन दिया है, चलेगा, एनिमल्स भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए ये बेटर रेंज है। उसके बाद 5th नंबर अगर हम इसमें बोलेंगे तो इसमें से डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होनी चाहिए, मतलब फ्री फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्रॉम डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे इनमें से फ्री होनी चाहिए। उसके बाद इसमें से सॉफ्ट होनी चाहिए नेचर, जैसे सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर बेटर रहेगा। सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर में क्या डिफरेंस है? सॉफ्ट वाटर में इसमें से जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव कंटेंट नहीं रहता, ये सॉफ्ट वाटर दिस कंटेंट नहीं रहेगा। और ये अगर कंटेंट है तो उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर में आएगा, इसमें ये कंटेंट है, ये फ्री होनी चाहिए। तो कैल्शियम मैग्नीशियम फ्री आयन होनी चाहिए, तो इसे बेटर एज ए क्वालिटी। और इसके अलावा इसमें से हम लोग सल्फेट दूसरे जो रेंज दिया रहता है कि इसमें कुछ आयन ऐसा रहता है जो SO4 2 नेगेटिव लो रेंज में होनी चाहिए, फॉस्फेट भी लो रेंज में होनी चाहिए, फॉस्फेट 3 नेगेटिव। उसके बाद फ्लोराइड कम होनी चाहिए, क्लोराइड भी एक रेंज में होनी चाहिए। लीड जो पॉइजनस मेटल है, लीड, आर्सेनिक, कैडमियम, इसे लेस अमाउंट में होनी चाहिए। और इस सेंटर वैल्यू, तो इसमें से हम लोग इसमें से रेंज क्या होनी चाहिए? तो इसमें से कैडमियम के तो बहुत ही लो रेंज है, 0.005 इतना ppm। ओके, ये पार्ट्स पर मिलियन में ये ठीक है, ये मतलब उसमें एक्सेप्टेबल और परमिसिबल लिमिट बोला गया। उससे ऊपर क्या है तो डेंजर है, इससे किडनी और बाकी चीज क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाएगा। इस तरह से इसमें से वाटर क्वालिटी। तो वाटर क्वालिटी का दूसरा पैरामीटर रहेगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन BOD जब एक्सेस ऑफ उनमें से कंज्यूम करना शुरू कर देगा ऑक्सीजन, जो उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है दूसरे, उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इज ए क्लीन वाटर एट द BOD लेवल, वैल्यू इज ए लेस देन BOD लेवल, लेस देन कितना होनी चाहिए? BOD 5 ppm, इतने से लेस होनी चाहिए। where BOD and whereas the BOD 17 ppm more indicate the highly polluted। अगर 5 ppm है तो इससे ठीक है, ओके इसमें से इसको ओके बोलेंगे कि चलो ये एक्सेप्टेबल रेंज है। लेकिन अगर BOD कितना 17 ppm से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? हाईली पोल्यूटेड है, हाईली पोल्यूटेड। तो हाईली पोल्यूटेड कंटेंट इसको कंसिडर किया जाता है। इसके बाद हमारा सॉइल पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन। तो सॉइल पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन में इसमें सोर्सेस, तो सॉइल पोल्यूशन के सोर्सेस देखते कौन कौन से होनी चाहिए। सॉइल पोल्यूशन, इसमें मेनली सॉइल पोल्यूशन पे फर्स्ट ऑफ सोर्सेस। तो सॉइल पोल्यूशन पे भी नेचुरल एंड मैनमेड है। नेचुरल बहुत ही लेस है, मैनमेड इनमें से हाईली है, जो सबसे ज्यादा इसमें से इफेक्ट करता है। तो सबसे ज्यादा इसमें से इफेक्ट करने वाले कुछ ही फैक्टर है। तो सबसे पहला इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो लैंड पोल्यूशन किससे मैक्सिमम हो जाएगा? तो इंडस्ट्रियल वेस्ट से। इंडस्ट्रियल जो सॉलिड वेस्ट रहेगा, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। ओके, तो इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। और सेकंड इसमें से अगर हम देखेंगे तो इनमें से जो
एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए यूज होगा। एग्रीकल्चर इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइड, तो हम डायरेक्ट उसको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या हम उसमें बोल सकते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ठीक है, फंगलसाइड्स, ये सारे चीज इसमें से, रोटेनसाइड्स, ये सारे क्या करेगा एज ए सॉइल पोल्यूशन। एंड सॉइल पोल्यूशन पे भी अनवांटेड, जिसमें इसमें से काफी ज्यादा कंटेंट इसमें से अगर हम देखेंगे तो हैवी मेटल ये भी एक मेजर है, हैवी मेटल और या पॉइजनस मेटल। तो हेवी एंड पॉइजनस मेटल में लीड आएगा, कैडमियम आता है, लीड, कैडमियम एंड आर्सेनिक इज ए मेजर। इन तीनों का कंटेंट देखा जाता है जो हैवी मेटल्स प्लस ये पॉइजनस मेटल में कंसिडर होगा। इसमें से कंट्रोल करने की कुछ मेथड्स है कि इसमें मैनेजमेंट करना है। तो इसमें कंट्रोल का है तो मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, तो मैनेजमेंट बेस्ड ऑफ द टू टाइप में ग्रीन केमिस्ट्री एंड मैनेजमेंट करना है, तो रिसाइकलिंग, सीवेज ट्रीटमेंट, ये सारे इसमें से कंट्रोल। अगर हम कंट्रोल करेंगे तो उसमें से कंट्रोल क्या कर सकते हैं, सबसे पहला उसमें से ग्रीन वे में एंड सीवेज ट्रीटमेंट। जैसे इनमें से हम पहला क्या बोल सकते हैं कि जो सीवेज है, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट करना सीवेज ट्रीटमेंट से। उसके अलावा इसमें से इंसिनरेशन, जो हाईली पॉइजनस, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट है, उसको इंसिनरेशन, उनको जलाना हाई टेम्परेचर में। तो इससे कैसे बायोमेडिकल वेस्ट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे उसमें से किल हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा एरोबिक कंडीशन में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में इवॉल्व हो जाएगा। उसके बाद कुछ डाइजेशन प्रोसेस इसी में आ जाता है, डाइजेशन करना। उसको गाड़ने, ऐसे गड्ढे खोद के गांव में जैसे गोबर खाद बनाया जाता है, इसे गड्ढा बनाने के बाद डाइजेशन, ऐसे गड्ढा करके उनमें से इसमें डाल दिया जाता है, फिर ऊपर एक सॉइल का लेयर, इस तरह से। तो ये कैसा कुछ 1-2 साल या 6 महीने 9 महीने में 9th मंथ 12th मंथ में क्या होगा, ये पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा और मैन्यूर बन जाता है एज ए मैन्यूर। ये भी एक फर्टिलाइजर करके यूज कर सकते हैं। तो डाइजेशन प्रोसेस। उसके बाद कुछ इसको बहुत दिन तक जो डाइजेस्ट नहीं होगा, जो डाइजेशन एज ए कार्सिनोजेनिक एंड नॉट बायोडिग्रेडेबल है, तो उसको डंप किया जाता है काफी लॉन्ग टाइम के लिए एज ए डंपिंग। तो ये भी एक इसमें से मैनेजमेंट में आ रहा है, इसमें से कंट्रोल है। ओके, इस तरह से हम लोग, और अप्रोच है जिसको बोला जाता है ग्रीन केमिस्ट्री, इसमें से ग्रीन केमिस्ट्री। ये आपका एक नया यूनिट है अभी, जो मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में ग्रीन केमिस्ट्री, और यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। इसी तरह से हम लोग सॉइल पोल्यूशन, बाकी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।